हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज जो क्लास रहेगी वो हमारी क्लिनिकल क्लास रहेगी। आपको यदि क्लास पसंद आए और यदि आप इसको कंटिन्यू करना चाहें तो आप कमेंट कर सकते हैं ना। क्लिनिकल क्लासेस का बेसिकली मेरा मोटिव ये है कि हम लोग जो AIA-PGT की तैयारी करते हैं, चाहे UPSC की करते हैं, चाहे PSC की करते हैं, अल्टीमेट जो गोल रहेगा ना वो आपका ट्रीटमेंट ही रहेगा, है ना। हम लोग बुक में क्या पढ़ लेते हैं? हम लोग बुक में पढ़ लेते हैं चिकित्सा सूत्र पढ़ लेते हैं। क्या वो हम प्रैक्टिकली अप्लाई कर पाते हैं? उतना नहीं कर पाते। यदि फ्रैंकली कहें तो हम लोगों को यदि पेशेंट आया है तो आपके पास 5 से 10 मिनट होंगे एक पेशेंट के लिए, तो आप उसमें चिकित्सा सूत्र याद करके फिर उसका निकाल के नहीं बैठेंगे। आपको उसके लिए योग याद होना चाहिए, पेटेंट दवाई याद होनी चाहिए, जो अपनी फॉर्मुलेटेड दवाइयाँ हैं वो याद होनी चाहिए, शास्त्रीय योग याद होना चाहिए। तो वो कम से कम जब तक आपको कोई एक बार समझाएगा नहीं। ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी आई थी कि हम लोगों को चिकित्सा सूत्र पढ़ा देते हैं कॉलेजेस में, और प्राइवेट कॉलेजेस में तो बहुत कुछ ये रहता है कि उतना क्लिनिकल प्रैक्टिस नहीं मिल पाता है, ये सभी को पता है ना। आयुर्वेदा में भी जो क्लिनिकल सब्जेक्ट से MD करते हैं उन लोगों को तो स्कोप मिल जाता है, पर जो नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट्स होते हैं उन लोगों को उतना स्कोप नहीं मिल पाता कि वो पेटेंट औषधियों के या चिकित्सा योग के उतने संपर्क में आ पाएँ, तो फिर वहाँ ट्रीटमेंट करने में प्रॉब्लम आती है ना। तो आज अब जो हम क्लासेस लेंगे, मेरा एक ये है कि हर एक डिसीज़ वाइज जितनी भी ड्रग्स मार्केट में चल रही हैं या कौन सी ड्रग्स हम किस स्थिति में दे सकते हैं जो मार्केट में अवेलेबल है ना। आप लोग अभी भी डॉक्टर हो तो आपके घर में किसी को बुखार आएगा तो आपसे पूछा जाएगा कि क्या दें आयुर्वेद में, तो आप वहाँ वात पित्त कफ ये है वो है ये नहीं बोल सकते। लंघन अकेला ज्वर का ट्रीटमेंट नहीं होता। कंडीशन वाइज भी आपके पास यदि कोई आया है तो वो ये सुनने नहीं आया कि आप लंघन करिए, वो आपसे ट्रीटमेंट लेने आया है ना। और यदि आप इसको अर्निंग का अपना सोर्स बनाना चाहते हैं या अपना खुद का प्रैक्टिस स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इसके योग अच्छे से पता होना चाहिए। काय चिकित्सा वाले और पंचकर्म, बेसिकली काय चिकित्सा वाले ही जो रहते हैं वो इनके संपर्क में रहते हैं, पर जो अदर सब्जेक्ट्स हैं वो इनके संपर्क में नहीं रहते। और काय चिकित्सा में भी यदि आपका फैकल्टी यदि सिर्फ पेटेंट औषधियाँ लिखता है तो वही बता पाता है, उससे ज़्यादा नहीं बता पाता। तो मेरी ये कोशिश है कि हमें अलग अलग जो बुक्स हैं उनको प्रिस्क्राइब करके मैंने एक पूरा PDF तैयार कर लिया है। तो इसके बेसिस पे मैं आपको बताऊंगी कि किस औषधियों का कितना योग होता है और किस ज्वर में, ऐसे हम हर डिसीज़ वाइज पढ़ेंगे। यदि आपको ये पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करें, है ना। जितने भी लाइक आएंगे उस हिसाब से मैं ये सीरीज़ कंटिन्यू करूँगी, ठीक है। तो देखिए, हम लोग सबसे पहले ज्वर की बात कर रहे हैं। ज्वर हमने पढ़ लिया है, आपको याद होगा तो ज्वर हमने पढ़ लिया है किसमें? माधव निदान में, है ना। माधव ने हमें ज्वर पढ़ लिया है। आप वो वीडियोस माधव की सीरीज़ में देख सकते हैं। अब आज जो है ना हम ज्वर का करेंगे ट्रीटमेंट, और पूरा प्रैक्टिकल बेस रहेगा। मैं इसमें कोई चिकित्सा सूत्र या जो हमारे बुक्स में दिया गया है वो नहीं बताऊंगी, है ना। तो देखिए, सबसे पहले यदि कोई ज्वर का पेशेंट आपके पास आता है ना, फीवर की कंप्लेंट लेके आता है, तो आपको आयुर्वेद पॉइंट ऑफ व्यू से देख रही हूँ मैं, तो सबसे पहले उसके पूर्व रूप पे यदि हमको ऐसा लग रहा है कि कोई बोल रहा है कि मेरी आँखों में जलन हो रही है ना, तो हमें सबसे पहले उसके पूर्व रूप पे कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। तो पूर्व रूप पे यदि आपको वात या पित्त के पूर्व रूप लग रहे हैं, है ना, तो उनको क्या देना है? लघु भोजन करने बोल देना है, ठीक है। कि आप जूस ज़्यादा पीजिए, टमाटो सूप पी लीजिए, है ना, हॉट एंड सॉर सूप पीजिए, ठीक है। यदि आपको कफ और पित्त के लक्षण लग रहे हैं या प्रतिसाय सर्दी हो रही है ना, तो उसको हमको क्या कराना है? उपवास कराना है या लंघन कराना है। उससे बोल दीजिए आज एक टाइम खाना मत खाइएगा आप, है ना। इस टाइप से आप उसे पूर्व रूप में ट्रीटमेंट कर सकते हो, ठीक। अब आता है पूर्व रूप में, तो बेसिकली आपके पास कम ही लोग आएंगे। आपके पास आएगा डायरेक्ट फीवर वाला कि भाई मुझे सुबह से फीवर है, अब बताइए आपको क्या करना है। तो आपको विचार करना है या उससे पूछना है कि ये नव ज्वर है या पुरान ज्वर है, ठीक है। यदि 7 दिन का ज्वर है, 7 दिन का ज्वर क्या कहलाता है? तरुण ज्वर कहलाता है ना, ये तो अपन को पता है। 7 से 12 दिन का कहलाएगा मध्यम,
और 12 दिन से ज़्यादा हो जाएगा तो फिर उसको पुरान अवस्था बोलेंगे। ठीक है, तो जैसे आयुर्वेद में बेसिकली पुरान ज्वर के ही पेशेंट आते हैं। 1-2 दिन में लोग पैरासीटामोल खा के बैठ जाते हैं। जब वो महीनों ठीक नहीं होता, 3-4 2-3 हफ्ते हो गए, फीवर जा ही नहीं रहा है, एलोपैथ पूरा ट्रीटमेंट ले लिया है ना, या बार बार आ रहा है। खैर अब तो जो है आयुर्वेद के प्रति बहुत जागरूकता आ गई है, तो अब फीवर वाले लोग आते हैं, है ना। 3 सप्ताह बाद क्या हो जाएगा, 3rd वीक में ज्वर तो आना कम हो जाता है ना। 3rd वीक हो गया मतलब 21 दिन बाद क्या हो जाएगा, ज्वर तो कम आ जाए, ज्वर का वेग तो अपने आप कम हो जाएगा क्योंकि वो दवाई खा रहा है, पर उसके कारण क्या हो जाएगा, वीकनेस हो जाएगी, उसकी अग्नि मंद हो जाएगी, स्प्लीनोमेगेली हो जाएगी, उसको वीकनेस आ जाएगी। तो इस कंडीशन में भी आपके पास बहुत पेशेंट आएंगे। तो फिर इस ज्वर को क्या बोलेंगे, इस ज्वर को बोलेंगे जीर्ण ज्वर। ठीक है, तो ये 4 चीज़ें तो आपको वहीं डिसाइड करना है, उससे टाइम पूछ के कि आपको कितने दिन से ज्वर आ रहा है। यदि 7 दिन के अंदर का ज्वर है तो आपको तरुण अवस्था वाले ज्वर का ट्रीटमेंट लिख देना है। 7 से 12, भैया 1 हफ्ते हो गए मुझे, 1-2 हफ्ते से आ रहा है सर, तो मध्यम ज्वर का ट्रीटमेंट लिख देना है। नहीं मुझे तो कंटिन्यू 3 दिन से 2 वीक हो गए हैं, चौथा 15 दिन हो गए हैं बुखार आते, तो पुरान ज्वर का ट्रीटमेंट देंगे। अब बुखार तो ख़त्म हो गया, जैसे वायरल के बाद अभी जो चल रहा है वो बहुत चल रहा है कि मेरे जोड़ बहुत दुख रहा है ना, तो आपको तुरंत उसको जीर्ण ज्वर का ट्रीटमेंट देना है। ठीक, यहाँ तक समझ आया। अब देखिए इसके बाद हमें क्या विचार करना है, इसके बाद हमें जो ज्वर है, ज्वर की अवस्था का विचार करना है। ज्वर की अवस्था को आप कितने भागों में डिवाइड करोगे वहाँ बैठे बैठे, आम, पश्चमान और निराम। ठीक है, वहाँ 3 टाइप में ज्वर की अवस्था को डिवाइड करोगे, आम, पश्चमान और निराम। ठीक है, आम अवस्था कैसे डिसाइड करोगे, आम अवस्था बोलोगे भैया आपको भूख कैसी लग रही है, एपेटाइट पूछना है उसकी। ठीक है, उसका पेट कैसे साफ हो रहा है, उसका पेट की स्थिति पूछना है, भारीपन तो नहीं लग रहा पेट में। ठीक है, पश्चमान अवस्था में क्या होगा, पश्चमान अवस्था में फीवर बहुत तेज रहेगा। ठीक है, हाई ग्रेड फीवर रहेगा, तो पश्चमान अवस्था का है। उसके बाद उसको अस्थमा होगा या बार बार सांस फूल जा रही होगी उसकी, तो ये समझिए कि पश्चमान अवस्था। निराम ज्वर में क्या होगा कि नहीं बस मुझे बुखार जैसा लगता है, बाकी तो मुझे भूख भी अच्छी लग रही है ना, थोड़ी सी वीकनेस लगती है, हल्का सा ज्वर रहता है पर भूख बराबर लगती है। यदि उसको भूख बराबर लग रही है तो वो निराम ज्वर है। ठीक है, तो भूख, एपेटाइट का बहुत रोल होता है। तो एक बार आपको ज्वर, यदि आपके पास पेशेंट आए तो उससे उसका एपेटाइट की हिस्ट्री लेना है। ठीक है, अब हम ज्वर में देखें तो जो है हम बात कर रहे हैं तरुण अवस्था और मध्यम अवस्था का ज्वर। ठीक है, मध्यम अवस्था के ज्वर की बात कर रहे हैं। इसमें हम कौन सी, अभी ये जो है ना, ये जो मैंने लिखी है अमृतारिष्ट, मृत संजीवनी, सुरा, ये है जो आपकी पेटेंट औषधियाँ हैं जो मार्केट में आपको ईजिली अवेलेबल होगी। आप अमृतारिष्ट लोगे तो किसी भी आयुर्वेदिक मेडिकल शॉप पे आराम से मिल जाएगी। ये मैंने उनका लिस्ट बनाया है। अभी जो है मैं थोड़ा जो अलग अलग बुक्स में दिया गया है, क्लिनिकल बुक्स में जो योग दिए गए हैं, मैं उसके बारे में बात करी। तो सबसे पहले हम जो है तरुण अवस्था और मध्यम अवस्था, इन ज्वरों में हम क्या दे सकते हैं, तो मृत्युंजय रस दे सकते हैं ना। मृत्युंजय रस सबसे इम्पोर्टेंट आ जाएगा इसमें। सिर्फ मॉडर्न में पैरासीटामोल अकेली होती है, पता है, पर आयुर्वेद में आप देखिए हर इसके जीर्ण ज्वर में अलग योग हैं, और आपके पुरान ज्वर में अलग जो योग हैं, तरुण और मध्यम ज्वर में अलग योग हैं। ठीक है, ये लंघन का तो आपको बताना ही है। ठीक है, मृत्युंजय रस देना है। ठीक है, मृत्युंजय रस की जो 125 mg की एक गोली आती है। ठीक है, इसको किससे दे सकते हैं, हनी, मतलब आप जो पुड़िया बनाओगे उसमें आप मृत्युंजय रस डाल सकते हो। ठीक है, फिर दूसरा रस कौन सा है, हिंगुलेश्वर रस। है ना, ये भी टैबलेट फॉर्म में ही आ जाएगा। 125 mg की गोली आती है। ठीक है, और इसको किससे देना है, इसको भी हनी से देना है। मतलब जो अपना मृत्युंजय रस हुआ, हिंगुलेश्वर रस हुआ, इसको आप जो पुड़िया बनाओगे उसमें डाल सकते हो। ठीक है, जो वातज ज्वर जितने भी होंगे ना, वातज ज्वर है, आपको लग रहा है कि वात प्रधान है, तो उसमें हिंगुलेश्वर रस आप दे सकते हो। ठीक है, उसके बाद गोदंती भस्म,
गोदंती भस्म ज्वर के अलावा किस में यूज़ की जाती है? सिरहासूल में। बहुत आईएमपी। यदि किसी को सर दर्द है, हेडेक है, बहुत दिन हो गए हैं, तो आप उसमें पथ्य आदि काढ़ा दे दो और क्या दे दो? गोदंती भस्म दे दो। उसका सर दर्द ना ठीक हुआ तो बताना, ठीक है। जितना भी माइग्रेन वाली प्रॉब्लम होती है उन सब में गोदंती भस्म बहुत अच्छा वर्क करती है। तो यदि सिर दर्द के साथ आपको ज्वर आ रहा है तो 1 से 2 ग्राम आप ये दे सकते हो, ठीक है। जल से भी दे सकते हो, मतलब आप इसको सिंगल में भी दे सकते हो, मधु से भी दे सकते हो, दूध से भी दे सकते हो, ठीक है। तो इसको आप जैसा चाहें वैसे यूज़ कर सकते हो, चाहे योग में डाल दो आपके, चाहे सिंगल ड्रग के रूप में दे दो, ठीक है। तो आपके 3 रस हो गए, मृत्युंजय रस, हिंगुलेश्वर रस, गोदंती भस्म। एक और आती है रसादी वटी भी बताई गई है। रसादी वटी में क्या है? रसादी वटी में देखिए, यदि वॉमिटिंग है साथ में, है ना, जैसे अभी वायरल जो चला था उसमें वॉमिटिंग हो रही थी लोगों को, तो यदि वॉमिटिंग के साथ फीवर है तो उसमें रसादी वटी बहुत काम कर रही है, ठीक है। तो 250 mg इसकी डोज रहेगी, ठीक है। तो वॉमिटिंग यदि है तो रसादी वटी आप दे सकते हो। एक और बहुत फेमस ड्रग है, वो है त्रिभुवन कीर्ति रस, है ना। त्रिभुवन कीर्ति रस में देखिए, इसमें भी क्या होता है, एक एक गोली, मतलब आपका 500 mg 4 QID देना है, मतलब 4 टाइम देना है, ठीक है। QID देना है 4 टाइम, या आप 2-2 गोली 2 टाइम दे सकते हो, ठीक है। तो भी आपकी 4 गोली हो जाएंगी, ठीक। और इसको किससे देना है? हनी के साथ, ठीक है। तो इसको आप योग में अपने डाल सकते हो। मैं आपको योग बनाना भी एंड में बताऊंगी कि कैसे बनाते हैं। और ये त्रिभुवन कीर्ति रस किस स्थिति में दे सकते हैं? यदि फीवर के साथ कोल्ड कफ है तो त्रिभुवन कीर्ति रस देखिए, उसका बहुत अच्छा रिजल्ट होता है, ठीक है। फिर अगला है संजीवनी योग। देखो अब यहाँ योग बनाना मैं आपको बताऊंगी, ये नवज्वर की बात हो रही है। तो संजीवनी योग में आपको क्या देना है? संजीवनी बटी जो आती है ना, यदि वॉमिटिंग है तो आप उसके में क्या डाल दो? रसादी बटी डाल दो। यदि उसके साथ कोल्ड कफ है तो त्रिभुवन कीर्ति रस डाल दो, ठीक है। श्रृंग भस्म, श्रृंग भस्म कितनी? आधा ग्राम, ठीक है। संजीवनी बटी कितनी? 1 ग्राम, है ना, मतलब 4 गोली। नवसादर आता है, एक नवसार आता है, शुद्ध नरसार बोलते हैं उसको, ये 1 ग्राम देना है, ठीक है। और इस डोज को 4 पुड़िया 4 बार, ठीक है। किससे? गर्म पानी से, मतलब दिन में 4 बार ये गाना है। तो जितना भी कोल्ड कफ के कारण हो, आपको ऐसा इन्फ्लुएंजा जैसा लग रहा हो, ठीक है, उसमें ये बहुत संजीवनी की जगह आप सनसमनी बटी भी दे सकते हो, ठीक है। श्रृंग भस्म दे दिए, नवसादर दे दीजिए, सनसमनी बटी दे दीजिए, 4 पुड़िया 4 बार गर्म पानी से आप पीने दीजिए। 3-4 दिनों में सही हो जाएगा, ठीक है। जो अपना वायरल होता है उसमें आप ये योग यूज़ कर सकते हो, ठीक। अब आता है कुछ विशेष कंडीशन, जैसे निमोनिया, है ना, या प्यूरिसी हुई, ठीक है, जैसे या ब्रोंको जितना भी रेस्पिरेटरी रहती, URT हुआ, है ना, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, इस टाइप के जो फीवर होते हैं उसमें आपको क्या देना है? इसमें आता है एक रस आता है ज्वर अभ्र रस, ठीक है। इसमें अभ्र भस्म होती है, इसमें 2-2 गोली 3 टाइम देना है आपको, ठीक है, पानी के साथ, या तो हनी के साथ भी दे सकते हो, ठीक है। दूसरा कौन सा रस आता है? निमोनिया की बात हो रही है, निमोनिया प्यूरिसी इस टाइप में, ठीक है। हिंगू कर्पूर बटी आती है, ठीक है। इसको दे सकते हो आप पानी से, ठीक। बाल श्वसन यदि बच्चों में है ना, ब्रोंको निमोनिया हुआ है, तो अपन उसमें क्या दे सकते हैं? श्रृंग सिंदूर,
बहुत श्रृंग भस्म बहुत अच्छा वर्क करती है आपके लंग्स डिसऑर्डर पे। ठीक है, बच्चों में निमोनिया बहुत कॉमन होता है, उसमें आप क्या लगा सकते हो, श्रृंग सिंदूर दे सकते हो। दिन में कितनी बार देना है श्रृंग सिंदूर? तो दिन में देना है आपको 4-4 घंटे के अंतर पर। यदि बहुत ज़्यादा निमोनिया है तो 4-4 घंटे के अंदर पर 4 बार देना है। ठीक है, किससे दे सकते हैं? मधु से दे सकते हैं, क्योंकि बच्चे और किसी से खाएंगे नहीं। यदि गुडुची के स्वरस के साथ दे दो तो, और यदि बड़े को निमोनिया है तो आप गुडुची स्वरस के साथ दे दो। ठीक है, अब ये बनाएंगे कैसे श्रृंग सिंदूर? श्रृंग सिंदूर में होता है रस सिंदूर। ठीक है, रस सिंदूर की मात्रा कितनी करनी है? 60 mg। बच्चों के लिए बता रही हूँ। श्रृंग भस्म 125 mg। याद रखिएगा, श्रृंग भस्म ज़्यादा है। ठीक है, और फिर क्या है आपका? टंकड़ भस्म। टंकड़ भस्म कितनी रहनी है? 125 mg। और ये जो डोज है इसको 4 बार दिन में लेना है। ठीक है, 4-4 घंटे के अंतर पर। इस योग को क्या बोलते हैं? इस योग को श्रृंग सिंदूर बोलते हैं। ठीक है, आप यदि बड़ा है, इंसान बड़ा है, तो इसमें त्रिभुवन कीर्ति रस भी मिला दीजिए, है ना, ज्वराभ्रक रस भी मिला दीजिए, तो ये सब आपको काम करेगा। देखिए, अब है ना, निमोनिया में छाती पे लेप भी बताना है, छाती पर सेक भी बताना है आपको। साथ साथ छाती पर सेक किसका करेंगे? वही बारहसिंगा श्रृंग भस्म का। ठीक है, श्रृंग भस्म को किसके साथ? प्याज के साथ। किसका लेप कर ले? घृत को किसके? एक तो ये लेप कर बता सकते हैं। श्रृंग भस्म भी नहीं है तो घृत को सेंधा नमक के साथ। ठीक है, और इसमें क्या? कपूर मिलाना है। इसमें आपको सीने पर आगे और पीछे दोनों जगह लेप करना है। या फिर आप अपनी ओपीडी से दे सकते हो पंचगुण तेल। पंचगुण तेल में क्या मिलाना है? कपूर मिलाना है। तो इससे भी आप बच्चों की छाती पर लेप कर सकते हो, जिसको निमोनिया हुआ हो या प्लूराइटिस हुआ हो या यूआरआईटी या इस टाइप से रेस्पिरेटरी रिलेटेड संबंधी यदि ज्वर है, तो उसको ये तीनों योग से आप दे सकते हो। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा है। वीडियो पसंद आ रहा है प्लीज़ लाइक करना, है ना, ये सब बहुत मेहनत लगता है ये सब निकालने में। अब देखिए, सन्निपातक ज्वर की यदि बात करें ना, सन्निपातक ज्वर कौन सा होता है? निमोनिया हुआ, आपका टाइफाइड हुआ, ये सब सन्निपातक ज्वरों में आ जाएंगे ना। तो ये ज्वर ना मृत्यु काल के समान बताए गए हैं आयुर्वेद में, है ना। इसमें ऐसा नहीं जरा सा भी ऊपर नीचे हुआ तो इंसान मर जाता है। बहुत बार आपने सुना निमोनिया में मर गया, टाइफाइड में मर गया, डेंगू में मर गया, सब सन्निपातक ज्वर में आता है। तो इनके साथ ना ये जो अपन फीवर की डिसीज़ है ये तो देना है, इसके साथ आप रस सिंदूर का प्रयोग जरूर करें इसमें। ठीक है, मकर ध्वज बटी का प्रयोग करना है, मकर ध्वज बटी का भी प्रयोग कर सकते हैं, या सुवर्ण या मुक्ता जैसे लघु बसंत मारुति रस या मुक्ता युक्त योगों का प्रयोग करें। बृहद चिंतामणि का भी आप प्रयोग कर सकते हो, है ना। कोविड में बृहद चिंतामणि का बहुत अच्छा उपयोग था। ठीक है, बृहद कस्तूरी भैरव रस का उपयोग कर सकते हो। ये सब आपको आराम से आयुर्वेदिक दुकानों पर मिल जाएंगी। तो आप जब भी योग बनाए ना तो उनमें रस सिंदूर हुआ, बृहद चिंतामणि हुआ, जो भी सन्निपातक ज्वर है, सन्निपातक ज्वर मीन्स निमोनिया, टाइफॉइड, कोविड, है ना, इन्फ्लुएंजा, स्वाइन फ्लू, ये सब सन्निपातक ज्वर में आ जाएंगे। ठीक है, अपने डेंगू, जॉइंडिस, ये सब सन्निपातक ज्वर में आ जाएंगे। ठीक है, अब अगला जो मेन ज्वर आता है ना वो आता है विषम ज्वर। विषम ज्वर में क्या आता है? विषम ज्वर में आते हैं मलेरिया, जितने भी टाइप का मलेरिया वाला फीवर हुआ वो सब विषम ज्वर में आएंगे। तो इसमें सबसे पहले कौन सी बटी यूज़ की जाती है आपके लिए? मलेरिया। भाई बार बार मलेरिया हो रहा है, क्या करें, है ना, महाज्वरांकुश रस। ठीक है, कितनी गोली? 1 या 2 गोली दिन में 2 बार। किसके साथ? अदरक स्वरस के साथ। ठीक है, हनी से भी दे सकते हो। और क्या है? सप्तपर्ण आदि बटी भी आती है एक। ठीक है, सप्तपर्ण का बहुत अच्छा मलेरिया में क्लिनिकली सप्तपर्ण सत्व आदि बटी, है ना, सत्वपर्ण का जो घन सत्व होता है उससे बनी होती है। ये 2 गोली दिन में 3 बार देना है। ठीक है, सुदर्शन चूर्ण बहुत अच्छा काम करता है।
देखिए सुदर्शन चूर्ण किस में बताया गया आपके विषम ज्वर में, जबकि हमने इससे पहले नव ज्वर तरुण ज्वर के बारे में पढ़ा, सन्निपातक ज्वर पढ़ा, उसमें सुदर्शन चूर्ण का इतना उपयोग नहीं है। तो ये सोच के दें, हर एक को सुदर्शन चूर्ण ना दें, है ना। सुदर्शन चूर्ण ज्वर का वेग कम करेगा। इसकी मात्रा कितनी होती है? 3 से 6 ग्राम होती है, और शीतल जल से ही देना है ये, है ना, ये तो सभी को पता होगा। सुदर्शन एक मिश्रण बता रही हूँ मैं आपको, जो विषम ज्वर में बहुत काम करता है। सुदर्शन मिश्रण में क्या होगा? सुदर्शन मिश्रण में सुदर्शन चूर्ण होगा, ऑफ कोर्स ना। 120 ग्राम मिलाएंगे इसको। और स्फटिका भस्म, ठीक है। स्फटिका भस्म कितनी होगी? 18 ग्राम। और ये जो है इसको 1 से 3 ग्राम इसकी डोज रहेगी, है ना, 1 से 3 ग्राम इसकी डोज रहेगी दिन भर में, और इसको जल के साथ दीजिए। तो ये जो सुदर्शन मिश्रण है, यदि शीत के साथ आपका ठंड रख के जो बुखार आ रहा है ना, उसमें ये बहुत काम करेगा। तो सुदर्शन चूर्ण और स्फटिका भस्म आप दे सकते हो, ठीक है। आप टाइफॉइड में देख लीजिए, टाइफॉइड बहुत होता है, टाइफॉइड के आपके पास पेशेंट भी बहुत आएंगे, है ना। तो टाइफॉइड के लिए जो बहुत अच्छा योग बताया गया है, वो बताया गया है कस्तूरी भैरव रस। ठीक है, कस्तूरी भैरव रस 2 प्रकार का आता है, लघु भी आता है और बृहत भी आता है। तो ये दोनों, ये जो दोनों है, ये दोनों टाइफॉइड में अपन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसको किससे देना है? पान के रस के साथ। पान, अपना जो खाने वाला पान आता है, उसमें ना पान में रख के ये चबाना है, ठीक है। तो पान के रस के साथ, या फिर आप मधु के साथ भी दे सकते हो। तो टाइफॉइड में जो है कस्तूरी भैरव रस और बृहत कस्तूरी भैरव रस आपको क्लिनिकली भी याद होना चाहिए ना। आप कई बार इंटरव्यू में पूछ लेते हैं, भाई साहब मुझे टाइफॉइड हुआ, मुझे क्या खाना है? बस सुदर्शन चूर्ण बोल दोगे तो वो समझ जाएगा कि आपने कुछ नहीं पढ़ा। कस्तूरी भैरव रस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जायफल होता है, कपूर होता है, कस्तूरी होता है, जावित्री होता है, हिंगुल होता है, इसमें वत्सनाभ होता है ना। और बृहत कस्तूरी में क्या हो जाएगा? उसमें माणिक्य भस्म, अभ्रक भस्म, आंवला, ये कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं, है ना। तो सौभाग्यवती करके आती है, सौभाग्यवती जो है वो हम दे सकते हैं, ठीक है। वही 2-2 गोली। इसके बाद एक योग है, उसमें क्या देना है अपन को? अभ्रक भस्म, टंकण भस्म, सुक्ति भस्म, मुक्ता भस्म। तो अभ्रक भस्म कितनी? 250 मिलीग्राम। टंकण भस्म कितनी? 250 मिलीग्राम। सुक्ति भस्म कितनी? 250 मिलीग्राम। और मुक्ता भस्म भी कितनी मिलानी है? 250। देखो टंकण, स्फटिका, सुक्ता, मुक्ति, ये सब आपके इसमें काम आते हैं, है ना। अभ्रक भस्म बहुत अच्छा काम करता है आपके जितने भी फीवर होते हैं उनमें, ठीक है। इसकी जो मात्रा है ना, ये एक मात्रा 4 बार देना है, ठीक। किसके साथ? हनी के साथ, ठीक है। तो ये जो 3 योग मैंने बता दिया आपको टाइफॉइड में। अब आता है जीर्ण ज्वर, है ना, कि भैया ज्वर जा चुका है, उसका वेग समाप्त हो गया है, पर कमजोरी है, वीकनेस है, 21 दिन हो चुके हैं, बहुत पुराना ज्वर है, जो बहुत ज़्यादा अपने क्लिनिकल बेस यदि आप बैठोगे तो आपके पास आएंगे। इसमें देते हैं सनसमनी बटी। सुदर्शन चूर्ण किस में दे रहे थे? विषम ज्वर में। सनसमनी बटी किस में देंगे? जीर्ण ज्वर में, ठीक है। 2-2 बटी 3 से 4 बार देना है, ठीक है। फिर आता है मकरा अमृत योग बना के दे देना आप। मकरा अमृत योग में क्या हो जाएगा? मकर ध्वज आता है, मकर ध्वज कितना? 125 मिलीग्राम देना है। और गुडुचि सत्व, तो इसमें मकर क्या है? मकर ध्वज है, और अमृता यानी गुडुचि सत्व, ये कितना देना है? 1 ग्राम। तो मेन कंटेंट क्या होगा इसमें? गुडुचि सत्व रहेगा, ठीक है। इसको हाइपर पायरेट, बहुत ज़्यादा फीवर जब दिया ना, उतर ही नहीं रहा है, तो उसमें मकरा अमृत योग बहुत अच्छा काम करता है।
ठीक है। जीर्ण ज्वर में भी दे सकते हैं। दीर्घकालीन जो ज्वर है जिसमें बहुत सारे योग उनने सेवन कर लिए पर उसमें सुधार नहीं हो रहा है, तो इससे इसकी 1 मात्रा बीडी दे दो, किसके साथ? मधु के साथ। ठीक है। यदि मकरध्वज रस नहीं मिल रहा है तो उसकी जगह रस सिंदूर, ठीक है, या स्वर्ण सिंदूर भी अपन मिला सकते हैं। ठीक है। इसके बाद जीर्ण ज्वर में क्या दे सकते हैं? बसंत मालती रस। तो जीर्ण ज्वर में बसंत मालती रस भी दिया जाता है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो 3 अपन ने यहाँ मेडिसिन पढ़ी है। सनसमनी बटी, मकरामृत जोड़ जिसमें मकरध्वज और गुरुचि सत्व होता है, इसके मकरध्वज के स्थान पे आप स्वर्ण सिंदूर या रस सिंदूर भी यूज़ कर सकते हैं। और बसंत मालती रस भी जो रहता है वो स्वर्ण आपका जीर्ण ज्वर में दिया जाता है। 1 से 1 बीडी ही चलता है ना। मधु या घृत के साथ दिया जाता है। आपका ये टीबी में भी बसंत मालती रस अच्छा होता है। ठीक है। एक होता है पुटपक्व, ये पूरा यही योग आता है ऐसे ही। विषम ज्वरांतक लोह, ठीक है, ये भी जीर्ण ज्वर में दिया जाता है ना। यदि बहुत लंबे समय से ज्वर हो, ज्वर की बहुत लंबे समय से वीकनेस हो, स्प्लीनोमेगेली हो, हेपेटोमेगेली है, तो फिर अपन को पुटपक विषम ज्वरांतक लोह का अच्छा रिजल्ट देखने मिलता है। ठीक है। देखिए, एक व्यवस्था पत्र मैं आपसे शेयर कर देती हूँ। व्यवस्था पत्र मतलब किसी को जीर्ण ज्वर है तो आपको उसको कैसे ट्रीटमेंट करना है। तो देखिए, स्वर्ण बसंत मालती रस मैंने पहले ही कह दिया है कि बसंत मालती रस बहुत अच्छा इफेक्ट डालता है ना। 125 मिलीग्राम दे देंगे। सर्व ज्वर हर लोह दे देंगे। ठीक है, आधा ग्राम मतलब 500 mg। त्रिवंग भस्म दे देंगे। वन 125 mg। प्रबाल भस्म देंगे 125 mg। गुरुचि सत्व दे देंगे 1 ग्राम। ठीक है। और शीतोपलाधी चूर्ण जो रहेगा वो इसमें क्या रहेगा? बेस का काम कहेगा, तो शीतोपलाधी चूर्ण दे देंगे 1 ग्राम। ठीक है। तो ये जो योग है ये आपका जीर्ण ज्वर में बहुत इफेक्टिव होता है। ठीक है। और इसको 1 ग्राम दिन में 2 बार, शीतोपलाधी चूर्ण, गुरुचि सत्व, प्रबाल भस्म, त्रिवंग भस्म, सर्व ज्वर लोह, स्वर्ण बसंत मालती रस। ठीक है। और इसको 2 बार अपन दूध से या मधु से दे देंगे। इसके बाद आप द्राक्षा रिस्ट, अश्वगंधा रिस्ट, बला लिस्ट या 10 मूला लिस्ट भी आप इसके साथ चला सकते हो। ठीक है। चंद्रप्रभावटी, चंद्रप्रभावटी एक्चुअली जितने भी यूटीआई या जो भी इन्फेक्शन होता है, सेप्टिसीमिया जैसी जिसमें स्थिति होती है, जिसमें अपना ब्लड में कोई इन्फेक्शन हो, तो उसमें चंद्रप्रभावटी अच्छा काम करती है। तो चंद्रप्रभावटी आप दे सकते हो। ठीक है। 1 गोली रात में सोते समय। चंदन वाला लाक्षादि तेल, महालाक्षादि तेल से अभ्यंग का बोल सकते हो। सिर में हिमांशु तेल का अभ्यंग करा सकते हो, जैसे किसी को सिरासूल बहुत ज़्यादा हो रहा है तो। ठीक है। उसके बाद पुटपक्व विषम ज्वरांतक लोह के इसके साथ चला सकते हो। ठीक है। तो ये जो आपका व्यवस्था पत्र बहुत अच्छा रहता है जीर्ण ज्वर में, है ना। अब देखिए, मैंने यहाँ आपके साथ शेयर कर रही हूँ कुछ आयुर्वेदिक ड्रग जो इसके अलावा काम आती हैं, जैसे अमृतारिष्ट जो सब में ही चलती है। इसकी डोज कितनी होती है? 12 से 24 ml आराम से मिल जाती है। मृत संजीवनी सुरा सन्निपातक ज्वर में दी जाती है ना। 20 से 60 ड्रॉप दी जाती है। वैसे इसको अवॉइड ही करना चाहिए क्योंकि इसमें जो है भल्लातक वगैरह हैं, इसलिए, है ना। भूमि निम्बादि क्वाथ दे सकते हैं। ठीक है। भूनिम्बादि क्वाथ आपके जितने भी लीवर डिसऑर्डर होते हैं ना, लीवर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। तो जैसे जॉइंटिस हुआ तो उसमें भूनिम्बादि क्वाथ आप दे सकते हो। 12 से 24 ml बीडी दे सकते हो या TDS दे सकते हो। ठीक है। इंदुकांता कषाय भी आता है, 50 से 30 ml बीडी दिया जाता है। जयंती आदि कषाय आता है जिसमें रैसेस हो रहे हों। ठीक है। जैसे चिकनगुनिया वगैरह में रैसेस होते हैं, तो जिस फीवर में रैसेस के साथ हो उसमें जीवंत आदि कषाय दिया जाता है। 15 से 30 ml है वो, है ना। 15 से 30 ml TDS दिया जाता है। निम्ब आदि कषाय दिया जाता है 15 से 30 ml। कफ वातज ज्वर में सहचर्य आदि कषाय दिया जाता है, ये भी 30 ml डोज ही रहेगी। अष्टांग संग्रह ने सहचर्य आदि कषाय बताया है आपके ज्वर में।
व्याघ्र आदि कषाय 5 से 15 ml TDS 4 टाइम इक्वल वाटर के साथ पीपली चूर्ण के साथ दिया जाता है। ठीक है। सुदर्शन चूर्ण सभी को पता है, 2 से 4 ग्राम कोल्ड वाटर, विशेषकर जो है आपका विषम ज्वर में सुदर्शन चूर्ण बताया है ना। इसके बाद क्या है, मधु यष्टादि तेल भी तेल लोकल अभ्यंग के लिए है ना। उसके अलावा भी अपन ने पढ़ा महालाक्षादि तेल, बलादि तेल, ये सब दिए सकते हैं। दशांग लेप लगा सकते हो। कुकुम्ब पीपल आदि गुटिका होती है 250 mg की, ये भी गुडुचि स्वरस के साथ दिया जा सकता है। गोरोचन वटी आती है आपकी है ना, अदरक स्वरस के साथ दे सकते हैं। गोदंती भस्म इसमें होती है, या तो आप गोदंती भस्म नहीं मिले तो गोरोचन आदि वटी। सोर थ्रोट हो किसी को तो उसमें ये अच्छा वर्क करती है। ठीक है। महाज्वरांकुश गुटिका भी अपन ने बात की है इसकी, महाज्वरांकुश गुटिका की है ना। महाज्वरांकुश विषम ज्वर में दी जाती है 1 से 2 टैबलेट अदरक स्वरस के साथ। सनसमनी बटी 2 टैबलेट है ना। रसमाणिक, रस सिंदूर, ये मैंने बोला है, रस सिंदूर रसमाणिक का बहुत अच्छा उपयोग है ना। मकर ध्वज, ये सब आपके फीवर में चलते हैं। 125 से 250 mg दिया जाता है। मुक्ता सुक्ति भस्म, ये सब योग के लिए दिया जा रहा है। मुक्ता भस्म, स्फटिका भस्म दे सकते हैं। आनंद भैरवी रस दे सकते हैं। अमृत संजीवनी रस दे सकते हैं। आरोग्यवर्धिनी गुटिका दी जाती है जीर्ण ज्वर में, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि लीवर डिसऑर्डर कहीं ना कहीं यदि जीर्ण ज्वर है तो लीवर और स्प्लीन इन्वॉल्व हो रहे हैं। ठीक है। महालक्ष्मी विलास रस इंपॉर्टेंट है, च्यवनप्राश के साथ, द्राक्षरस के साथ, अदरक स्वरस के साथ दिया जा सकता है। हिंगुलेश्वर रस, यदि वातज ज्वर है तो हिंगुलेश्वर रस। और आपका तरुण ज्वर में जयमंगल रस इंपॉर्टेंट है ना। जीर्ण ज्वर में ज्वरांकुश रस, विषम ज्वर में बहुत इंपॉर्टेंट है ज्वरांकुश रस। चिल्ड्रन में भी दिया जा सकता है। कफ चिंतामणि रस है ना। महाज्वरांकुश रस भी होता है। मुक्ता पंचामृत रस, मृत्युंजय रस, रामबाण रस, त्रिभुवन कीर्ति रस, बसंत मालती रस, इन सब की डोज सेम ही रहेगी। और आपका लक्ष्मी नारायण रस, महामृत्युंजय रस, विषम ज्वरांतक लोहो, गज केसरी रस, सर्व ज्वरहर रोह बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो कुछ योग हैं ये आपको बताया। और मैंने आज हम लोगों ने इस वीडियो में डिस्कस किया है कि जो ज्वर का चिकित्सा सूत्र मैंने हर जो ज्वर है, चाहे वो विषम ज्वर हो, जीर्ण ज्वर हो, सन्निपातक ज्वर हो, नव ज्वर हो, उसमें क्या दे सकते हैं, क्या योग बना सकते हैं, आज मैंने आपके साथ शेयर किया। यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है प्लीज़ लाइक करें, और इस टाइप के वीडियो यदि आप चाहें कि मैं बनाऊँ तो प्लीज़ कॉमेंट करें है ना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।